नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है देश में हुए सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, जिसे कभी गब्बर सिंह टैक्स कर क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन अब इसका स्वरूप बदल गया है और गब्बर सिंह अब बन गया है गुड और सिंपल टैक्स। क्या हुआ है इसमें और इसका छत्तीसगढ़ में क्या असर है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस टैक्स को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ को इस टैक्स से काफ़ी फायदा मिलने वाला है। देश में तो इसके कई फायदे गिनाए गए हैं, पर छत्तीसगढ़ में ये नए टैक्स का स्वरूप कैसे काम करेगा और इसका असर हमारे प्रदेश पर क्या होगा, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। लेकिन उसके पहले सुनिए मुख्यमंत्री ने आज जीएसटी के नए रिफॉर्म को लेकर क्या क्या फायदे गिनाए। विशेषकर मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कृषि संयंत्र की कीमत और कीटनाशक खाद वगैरह ये 5% जीएसटी के स्लैब में है। इससे हमारे देश को और विशेषकर छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत ही इससे लाभ होने वाला है। और विशेषकर जो कृषि संयंत्र की कीमत है बहुत सस्ता हो जाएगा। 4 स्लैब था, उसको 2 स्लैब में उन्होंने लाके खड़ा किया है। आज 5% और 18% ये 2 स्लैब में हमारे देश में जीएसटी है और इससे निश्चित रूप से और भी ज्यादा हमारे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को और किसानों को और हमारे देशवासियों को इसका लाभ हुआ है। वर्ष 2017 में जीएसटी लाकर एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने किया, एक ऐतिहासिक उन्होंने साहस किया कि एक देश एक टैक्स, पूरे देश में एक समान टैक्स। हालांकि उस समय विपक्षी लोग उसको गब्बर सिंह टैक्स कर भी उपहास उड़ाते थे, लेकिन इस जीएसटी के लागू होने के बाद इस देश में उद्योग व्यापार ये सब आसान हुआ। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसके फायदे गिना रहे हैं कि कैसे कृषि जगत इससे लाभ उठाएगा, व्यापारियों को कैसे इसका फायदा होगा। और विपक्षियों को भी उन्होंने जवाब दिया कि विपक्षी जो आलोचना करते थे अब उन्हें जवाब मिल गया है। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो हमने आपको सुना दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी इस नए रिफॉर्म को लेकर अपनी एक लाइन लेकर चल रहा है और उसे अभी भी इन दावों में हकीकत नहीं नजर आती जो कि रिफॉर्म के रूप में लोगों के सामने है। विपक्ष क्या कह रहा है वो भी आपको सुनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि 2016 से लेके 2025 तक के देश की जनता को ये भारतीय जनता पार्टी सरकार लूट रही थी, कंगाल कर दिया। छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। अब बाजार में खरीदने की क्षमता लोगों की नहीं रही। तब उस समय भी राहुल गांधी जी बोलते थे, 2017 में बोले कि ये टैक्स है वो ठीक नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। तो ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, आखिर राहुल गांधी जी जो बोले थे 8 साल बाद उसको वापस लिया। चलिए, 8 साल बाद रिफॉर्म हुआ है, इस बात पर विपक्ष को खासी आपत्ति है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये 8 साल जो टैक्स लगता रहा वो एक तरीके से लूट थी और इसीलिए आलोचना की जा रही है। और इसको लेकर तो देश भर में बहस चल ही रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ पर इस जीएसटी का क्या असर होने वाला है, किस तरीके से इसका हमारे व्यापार सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, इसको हम जांचने परखने की कोशिश करेंगे। डिबेट शुरू करेंगे उससे पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले में रोशनी डालने के लिए, व्यापार जगत और उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद है शंकर बजाज जी, कार्यकारी अध्यक्ष हैं कैंट के। बहुत स्वागत है उनका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं वात्सल्य मूर्ति जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम इसी बात पर ज़्यादा फोकस रखने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो कई चीज़ें कई बार डिबेट में आ चुकी है, हम भी उस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन
छत्तीसगढ़ इस बार के इस जीएसटी रिफॉर्म का कैसे फ़ायदा उठाएगा जो कि 22 तारीख से लागू होने वाला है। तो सबसे पहले वात्सल्य मूर्ति जी से शुरुआत करते हैं, ओपनिंग कमेंट उनसे लेते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये टैक्स क्या असरकारक होगा, कैसे हमारी ज़िंदगी पर यह असर करेगा और छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जो विकास की गति है वो कैसे ये टैक्स बढ़ाने वाला है। वात्सल्य जी। तो आप सभी को नमस्कार। आपने शुरुआत में कहा कि ये जो टैक्स रिफॉर्म है ये भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। मैं यहाँ छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ की, आपने बात की भाई साहब। छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है वो मूलभूत जो है कृषि आधारित इकोनॉमी है। हमारे यहाँ वनोपज, कृषि, जितने भी मिडिल क्लास और जो किसान है वो कृषि आधारित है। प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि ये जो बजट, ये जो टैक्स रिफॉर्म हो वो खास तौर से किसानों को देखते हुए, मिडिल क्लास को देखते हुए और एमएसएमई सेक्टर को देखते हुए ये रिफॉर्म किए जाए। और ये जो रिफॉर्म हुए हैं वो सच में मैं कहूंगा एक सपनों का रिफॉर्म है, क्योंकि इन सभी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार है तो शुद्ध जो है, शुद्ध रूप से 50,000 की सालाना बचत एक मिडिल क्लास 3-3.5 लाख रुपए, अगर एक परिवार 5 लोगों का परिवार 50,000 तक की शुद्ध बचत परिवार कर सकता है। उसके अलावा जब ये 50,000 रुपए आप खर्च करते हैं तो आप इमेजिन करिए कितना एम्प्लॉयमेंट और आप जनरेट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप शौकीन हैं, अगर आप प्राइवेट जेट्स में घूमना चाहते हैं, यॉट्स खरीदना चाहते हैं, शराब पीने के, सिगरेट पीने के शौकीन हैं, तो ऐसे शौकीनों के लिए थोड़ी सी असुविधा जरूर होगी, क्योंकि वहां से ही पैसा लेकर गरीबों और मिडिल क्लास के लिए दिया गया है। रही बात हम कांग्रेस की आते हैं, माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि 7 साल लूटा और उसके बाद हमें ये कंसेशन दे रहे हैं। तो भाई वो मान तो रहे हैं कि कंसेशन दिया गया है, टैक्स रिफॉर्म इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और भारत के लिए कम से कम अब ये अच्छा है। मगर ये रिफॉर्म 2 साल बाद भी आता तो भी वो यही कहते कि 2 साल बाद क्यों आया, 2 महीने बाद क्यों नहीं आया। तो कहने वाले, नेगेटिव देखने वाले, बुराई निकालने वाले जिंदगी भर बुराई निकालते रहेंगे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, भूपेश बघेल जी ने ये माना कि ये टैक्स रिफॉर्म वाकई में भारत के लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। चलिए, सभी एक राय हैं इस मसले पर कि इस टैक्स रिफॉर्म का फ़ायदा तो जनता को होगा, पर पहले क्या हुआ इसको लेकर जरूर अलग अलग राय हो सकती है। बीजेपी ने अपना पक्ष रख दिया है, कांग्रेस की ओर रुख करते हैं और हम खास तौर पर गंगवानी जी जो कि इस मामले में आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, उनसे छत्तीसगढ़ पर केंद्रित चीज़ें जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। अजय गंगवानी जी। मोदी, मैं बिंदु और बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 8 साल तक न केवल छत्तीसगढ़ की आम जनता, देश की आम जनता, महिलाओं, किसान, उद्योगपति, आम व्यापारी, हर व्यक्ति की जेब से 118 लाख करोड़ की डकैती करने के बाद अचानक 8 साल के बाद ये घोषणा करना कि भैया कल से लूट बंद हो जाएगी, क्या इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। लगातार देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि 8 सालों में 4000 से अधिक संशोधन किए गए, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार एक गब्बर सिंह टैक्स जो 1 जुलाई 2017 को आधी रात को लागू कर दिया गया, एक बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय जिसने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। अचानक 8 साल तक जबरदस्ती गब्बर सिंह वसूली करते हैं ऐसे कई आइटम जिसपे कोई टैक्स नहीं लगती थी, उस पर आप 5, 12, 18, 28 ये 4 टैक्स लागू कर देते हैं। 8 साल तक लगातार डकैती करने के बाद 118 लाख करोड़ लूटने के बाद अचानक करते कि भैया अब जो टैक्स फ्री आइटम थे उसको घटा के हमने 5 और 18 मिला दिया। ये देश की जनता को ठगना बंद करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये पहला गलत निर्णय नहीं है। 2016 में भैया 8 बजे अचानक घोषणा कर दिए नोटबंदी लागू कर देंगे, काला धन आएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, जिसने देश की पहली कमर तोड़ी। दूसरा गलत निर्णय 2017 में जीएसटी और तीसरा 2020 में कोविड मिसमैनेजमेंट। ये 3 गलत निर्णय ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके महत्वपूर्ण आंकड़े दे देता हूं। इसके पहले
जो देश का जीडीपी ग्रोथ रेट था वो लगभग 8 से 9% था, जो लगातार ये गलत निर्णय साबित हुए। इसके बाद जो ग्रोथ रेट आ गया वो आ गया 4%, जबकि जो जीडीपी की कैलकुलेशन का दर था, उसकी जो प्रणाली थी, उसको जानबूझकर टारगेट से परिवर्तन किया गया। वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट है 2.5%, मतलब आपने सीधा सीधा जीडीपी ग्रोथ रेट को 1/4 कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देश पर जो ऋण था 2014 में 55 लाख करोड़ था, उसको आपने बढ़ा के कर दिया 270 लाख करोड़। यहां बैठे मोहन जी, प्रत्येक व्यक्ति, आप, मैं, स्केट के पदाधिकारी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र, हर व्यक्ति को 1,93,000 रुपए का ऋण है। ये देश का विकास मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एमएसएमई का दावा करें मेरे मित्र, 90% एमएसएमई अपने बनने के 3 साल के अंदर बंद हो जा रही है। सारे छोटे मोटे व्यापार लगातार जीएसटी के भय से इनकी बंद होने की कगार पे हैं। यहाँ मेरे भाजपा के यहाँ पे कैग के पदाधिकारी बैठे हैं, लगातार जीएसटी के छापे चालू हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बच्चे के जन्म से लेकर एक व्यक्ति की मृत्यु, मतलब दूध, दही, पनीर से लेके कफन पे जीएसटी वसूल करते हैं आप लोग, और यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये जो निर्णय लिया गया है, मैं तो पूछना चाहता हूँ भैया, आज तभी बोलते हैं दिवाली का तोहफा, मतलब 8 साल तक देश की जनता को ठगते रहे और अचानक बोला जीएसटी दिवाली का तोहफा दे रहे हैं। ये निर्णय क्यों लिया गया, इसकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी मोहन जी। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, आज बिहार में, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वोटर अधिकार यात्रा के नाम पे न केवल बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अन्य राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले तो लोकसभा चुनाव था, साख गिर रही है, उसको बचाने के लिए ये जीएसटी का जो है लॉलीपॉप पकड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, 40 लाख रुपए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज की वसूली करके आप 1 रुपए की छूट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत 50% कम हो गई है। गंगवानी जी, तो ये अरे चुनाव ही के कारण ये सब करना था, तो लोकसभा चुनाव के पहले करते तो ज्यादा फायदा मिलता। ये केवल एक प्रदेश के लिए इतना बड़ा रिफॉर्म कर दिया क्या? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। ये जो लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, 24 अक्टूबर 2017 को माननीय राहुल गांधी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, सारे विपक्ष ने कहा कि बिना सोचे समझे, बिना ब्लूप्रिंट के, बिना रोडमैप के अचानक देश में लागू कर दे रहे हैं। ठीक है, इस सब मसले में जवाब लूंगा पहले। अब न केवल देश में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स से और कैंट से जो जुड़े हुए हमारे साथ शंकर बजाज जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बहस तो लंबी खींची जाएगी शंकर जी, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ऐसा क्या है इस रिफॉर्म में जो कि छत्तीसगढ़ को फायदा होगा? जीएसटी मंत्री ओपी चौधरी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आज पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री ने बातें रखी है, क्या है छत्तीसगढ़ को कैसे फायदा होगा वो बताइए। नमस्कार, थैंक यू सो मच मोहन भाई। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा राज्य किस पे डिपेंड है। हमारा राज्य 80% जो जनसंख्या है कृषि पे आधारित है, तो कहीं ना कहीं कृषि के पे ऊपर जो टैक्स लगता था, ट्रैक्टर जो उपकरणों में था उसे कम किया गया, पेस्टिसाइड में कम किया गया, कहीं ना कहीं कृषि को इसमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा जो राहत की बात है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, जिनको डेली की यूज चीज़ों में राहत मिली है, जैसे शैम्पू, तेल और साबुन में कम से कम 5 से 10% प्रति फैमिली की बचत होगी इन चीज़ों से। और सबसे प्लस पॉइंट जो है छत्तीसगढ़ के लिए, हमारा एक ऐसा राज्य है जो कोयले में बहुत ज़्यादा खनिज है और कोयले से हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ खनिज होता है। पहले कोयले में सेस लगता था, अब उस सेस को जीएसटी में लाने से सेस पूरा सेंट्रल को चले जाता था टैक्स। अब जीएसटी पे आने पे उसका कुछ अंश हमारे स्टेट को मिलेगा, तो स्टेट को मिलेगा तो स्टेट को ग्रोथ होगा। इसी के साथ जीवन पॉलिसी जो होती है उसमें भी बहुत कम कर दिया गया टैक्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो टबैको और सिगरेट विगरेट पे टैक्स जो बढ़ा है, कहीं ना कहीं ये सब गंदी चीज़ों पे जो टैक्स बढ़ा है, जो आदमी बच्चे, यंग जो बच्चे आज बिगड़ रहे हैं ये बड़े बड़े शौक पाल के, कहीं ना कहीं उसका सेवन कम होगा, और सेवन कम होगा तो हमारे युवा साथी एक सही रास्ते पे चलने के काबिल होंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जैसे कि खनिज संसाधन यहाँ ज़्यादा है, इसके अलावा हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ, ये इसको कैसे मदद मिलेगा? निवेश छत्तीसगढ़ में बेहतर हो सकेगा क्या? ऐसे कुछ है क्या प्रावधान इसमें?
देखो इसमें लास्ट टाइम जब अपन पॉलिसी देखे तो उद्योग पॉलिसी होने से बहुत अच्छी पॉलिसी होने के कारण उद्योग का बढ़ावा तो ऐसे ही मिलेगा। लेकिन क्या होता है, आज अगर कोई भी लेबर का पैसा बचता है, सपोज उदाहरण के लिए महीने का 2-3 हज़ार बचता है, कहीं ना कहीं उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जो पहले क्या बाहर काम करने जाते थे और उन्हें ज़्यादा पैसे के लालच में बाहर चले जाते थे, वहाँ बचत करते थे, लेकिन अब वो बचत यहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार यहाँ बढ़ेगा। और जो नए उद्योग लग रहे हैं तो यहाँ के जो हमारे भाई बहन हैं उनको रोजगार अच्छे से मिलेगा। ओवरऑल देखें, पूरा चक्र देखें तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को इसमें इस टैक्स से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए ये एक न्यूट्रल राय थी, लेकिन आलोचना अभी भी अपनी जगह खड़ी है सवालों के रूप में। वात्सल्य जी, बार बार अभी जैसे गंगवानी जी भी कह रहे थे कि इस टैक्स को अभी लाया गया लेकिन काफ़ी देर से लाया गया। इसके अलावा उन्होंने जो बातें कही है उसमें बताया कि पहले आप लोग ने ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे कि अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा गई है, अब ये रिफॉर्म लाने का ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा चरमराई अर्थव्यवस्था में। इसका क्या जवाब है? देखिए, मैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि वो हमेशा एनी टाइम शायद इलेक्शन के ही मोड में चलते हैं। वो कह रहे हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है। भाई, पहले अर्थव्यवस्था हमारी भारतीय जो इकोनॉमी है वो 10वें नंबर पर हुआ करती थी। अब परचेजिंग पावर पैरिटी के अगर हम बात करें तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पहले जीएसटी कलेक्शन जो है 6 लाख करोड़ का हुआ करता था, आज 25 लाख करोड़ का हो चुका है। पहले कांग्रेस के समय में, थोड़ा सा और मैं पीछे जाऊं, इंदिरा गांधी जी के समय में आप सब जानते हैं 97% इनकम टैक्स हुआ करता था, 97। आज तो 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स टोटल फ्री है। तो मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अगर मैं एमएसएमई सेक्टर की बात करूं, 20% की ग्रोथ रेट है एमएसएमई सेक्टर की। मतलब आप एक छोटा सा आज इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएं, 20,000 का आपका प्रीमियम है, आपका शुद्ध 4,000 रुपए बच रहा है। भाई, जब एक मिडिल क्लास परिवार का 50,000 रुपए हर महीने बचता है तो वो कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा। उस 50,000, अगर हमारा भारत जो है, आप मान लीजिए मोर देन 50% मिडिल क्लास है, इतना बड़ा अमाउंट जब वापस से इकोनॉमी में जाता है, आप इमेजिन करिए कितना पंप इन होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो इसलिए लड़ रहे थे भाजपा से, क्षेत्र की जनता को यहाँ बैठे हैं मेरे अध्यक्ष के कार्यकारी। जी, एक मिनट, वात्सल जी कुछ पूछ रहे हैं, गंगवानी जी कुछ पूछ रहे हैं, जल्दी शॉर्ट में सवाल कर लिए। गंगवानी जी जल्दी पूछिए। वात्सल जी 2 मिनट एक सवाल करना चाह रहे हैं, पूछिए जल्दी। वात्सल्य जी, बिंदुवार बात कर रहा हूँ। मेरे वात्सल्य जी आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शकों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अंडरलाइन कर रहे हैं कि प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की बचत होगी। मुझे थोड़ा कैलकुलेशन बता दे। बता रहे बताइए वात्सल्य जी। चलिए वात्सल्य जी, जल्दी कंप्लीट करिए, फिर हम चलेंगे। बोलिए, सच बोलिए। अगर आपकी, बिल्कुल बता रहा हूं, अगर आपकी पारिवारिक इनकम है 3.5 लाख रुपए सालाना, आप 5-6 लोगों का परिवार है, जैसा मैंने उदाहरण दिया, अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपए है, शुद्ध आपका कितना बच गया सालाना? 4,000 रुपए, क्योंकि प्रीमियम पर आपको टैक्स नहीं है। अगर आप एक 12 लाख की कार खरीदने जाते हैं, महीने का 50,000 बोला, आपका शुद्ध साल का ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं, ट्रैक्टर में भी 1 लाख रुपए की आपकी बचत है। आप साबुन खरीदे, तेल खरीदे, चावल खरीदे, रोटी खरीदे, कुछ भी खरीदे, आपके पूरे ग्रोसरी पर टैक्स बच रहा है आपका। अगर आप छोटी छोटी चीजें बताएं तो शुद्ध रूप से 45 से 50,000 रुपए का कैलकुलेशन है, एक मिडिल क्लास फैमिली पूरे साल में बचाता है। शिक्षा पर आपका, वृद्धजनों की मेडिसिन पर आपका टैक्स बच रहा है, कैंसर की दवाइयों में आपका टैक्स बच रहा है। ठीक है, चलिए टैक्स तो बच रहा है। हम छत्तीसगढ़ पे आते हैं, गंगवानी जी मौका दूंगा, लेकिन पहले शंकर जी से एक टिप्पणी लेते हैं। किसान को फायदे की बात बार बार कही जा रही है, तो किसान क्या केवल उपकरण से ही फायदा ले पाएगा? उसकी जो फसल है उसकी कीमत के लिए तो कोई इसमें प्रावधान है नहीं, उसको मूल रूप से जो फायदा होना चाहिए वो होता दिख नहीं रहा। आपके पास कोई ऐसा फीडबैक है क्या? किसानों को कितना फायदा हुआ? किसानों को मोहन भाई इसमें ऐसा है कि जो कृषि की जो दवाइयाँ लगती है, खाद लगती है, उसमें टैक्स कम हुआ है। उससे कम टैक्स होने से कहीं ना कहीं उनकी जो लागत है फसल की वो कम हो गई। उससे कम होने से, जैसे उदाहरण के लिए एक ट्रैक्टर है,
ट्रैक्टर को अगर चलाते हैं तो टायर खराब होते हैं, टायर में टैक्स कम हो गया तो उसका वहाँ से एक पैसा बचता है। कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप से किसान का जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कहीं ना कहीं इससे कम होने की संभावना बराबर है। ठीक है, तो ये तो जो कि किसानों को फायदा, व्यापारी वर्ग में क्या है फीडबैक वैसे? देखिए व्यापारी वर्ग में क्या होता है, ओवरऑल हम एक व्यापारी देखते हैं कि हमारा रोटेशन कैसे चल रहा है, कैसे फास्ट चलेगा। उदाहरण के लिए हमारे वात्सल्य भाई ने बताया कि साल के 50,000 बचते हैं, कहीं ना कहीं वो 50,000 जब बचता है परिवार से तो वो रेगुलर फिर वो कुछ गाड़ी खरीदेगा, मोबाइल खरीदेगा, कई चीजें खरीदेगा जिससे व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो व्यापारियों को व्यापार ग्रोथ अवश्य होगा। ये इस बार ऐसा हो रहा है कि एक छोटे परिवार जिसकी आमदनी कम है उसको साधा गया है, इसलिए कहीं ना कहीं व्यापार को बहुत फायदा होने की संभावना तो बचत होगी तो वो उस पैसे का उपयोग होगा और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती होगी। ये एक गणित बताया जा रहा है। गंगवानी जी, पॉइंटेड बात ये कि मैग्नीफाइंग ग्लास से, राजनीति के चश्मे से ना देखते हुए कुछ फायदे वाली बात भी तो दिखती होगी। कांग्रेस इसमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस एकदम एंटी बात क्यों इसमें लेकर आ रही है बार बार? देखिए मोदी, मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ ना, अब जो बिंदुवार बात कर रहा हूँ, एक आंकड़े आपको दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जीएसटी का विरोध इसलिए नहीं कर रही थी कि मोदी सरकार ला रही थी। कांग्रेस जो जीएसटी की प्लानिंग थी वो जेन्युइन सिंपल टैक्स था, और 1 जुलाई 2017 को जो केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया वो गब्बर सिंह टैक्स था। इसके मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ। आप छत्तीसगढ़ की बात करें मोदी, एक महत्वपूर्ण बात कह दूं, किसान जो है 70 से 80% छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है वो किसानी कार्य से जुड़ी है। 35 से अधिक जो किसानों से जुड़े कृषि उपकरण है, ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं, अन्य जो कृषि से जुड़े उपकरण है, पहले जो वैट के माध्यम से 5 और 12% टैक्स लगता था उसको केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ा के 18 और 28 किया। सीधा किसान की कमर टूट गई। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार देश के किसान की आय है 27 रुपए प्रतिदिन, जबकि इनके पूंजीपति मित्रों की आय है 1600 रुपए प्रतिदिन। पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र वात्सल्य जी दावा कर रहे हैं कि 50,000 बच रहा है। भैया पहले आप उसके 118 लाख करोड़ की डकैती कर लो और लगातार 8 साल के लूटने के बाद बोलो कि डकैती नहीं करेंगे। दूसरी बात है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, बिंदुवार बात करता हूं, कैसे अर्थव्यवस्था का भंडार हुआ। पहली बात कि देश में जो ऋण था वो 55 लाख से बढ़ के हो गया 270 लाख करोड़। पहली बात, देश की जीडीपी जो थी वो 8% से गिर के आ गई 2.5% पे। दूसरी बात, 80 से 90% एमएसएमई सेक्टर बनने के 3 साल के अंदर खत्म हो गए। ठीक है। पेट्रोल डीजल पर 40 लाख करोड़ की डकैती की आपने। भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी नीचे। और प्रति व्यक्ति की आय की बात कर रहे हैं, भारत इतना विकसित देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी नीचे चल रही है आज की डेट में, और ये देश का विकास मानते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करने वाले लोग, 8% विकास का दावा करने वाले लोग पुरानी बातों को तो भूलना पड़ेगा ना गंगवानी जी। चौथाई नीचे गिरा चुके हैं। ठीक है, कुछ चीजें हुई होंगी। मेरे मित्र कैट के जो पदाधिकारी हैं वो सेस की बात कर रहे हैं। 2022 में केंद्र की मोदी सरकार ने सारे राज्यों को जो जीएसटी क्षतिपूर्ति देते थे, छत्तीसगढ़ को मैं मोहन जी 5,000 करोड़ रुपए मिलता था जीएसटी क्षतिपूर्ति का, उसको बंद कर दिया। सीधा छत्तीसगढ़ के राजस्व को 5,000 करोड़ नुकसान हुआ। लेकिन जीएसटी क्षतिपूर्ति पे जो सेस वसूला जाता था वो आज भी लागू है। मतलब केंद्र की मोदी सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति का सेस वसूलेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के हक का पैसा 5,000 करोड़ देने के लिए शंकर जी जल्दी जवाब दीजिए। क्या ये टेक्निकल रूप से अभी इसे ठीक करने की और जरूरत है और इसमें रिफॉर्म होगा क्या? नहीं, एक पेट्रोल डीजल, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ। जी वो 4,000 संशोधन किए गए और संशोधन की आवश्यकता है, बिल्कुल है। इसको सोच समझ के शंकर जी ये जो हमारा नुकसान हो रहा है इसका क्या? के लिए, किसानों के लिए, चलिए ठीक है, जल्दी समय नहीं, आ गए गंगवानी जी आ गई बात, आ गई जल्दी। कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल में भी जीएसटी के अंतर्गत आ जाएगा, उसके आने से बहुत सारे हमारे राज्य इसके लिए तैयार नहीं है ना। उसको अगर ये आ जाता तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को और फायदा मिलता और पेट्रोल भी सस्ता होता और हमें जीएसटी का एक व्यापारियों को उसका मॉर्गेज मिलता, तो कहीं ना कहीं हमें लागत कम होती इस चीजों से। नहीं, लेकिन अभी जो ये टैक्स कम करने से राजस्व का नुकसान तो हो रहा है हमारे प्रदेश को, इसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं, इसमें एक चीज और है, अगर सबसे ज्यादा कोई स्टेट जीएसटी कलेक्शन करता है तो उसको बोनस पॉइंट मिलता है, ऐसा मैंने सुना है, कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मुझे अभी जैसे मैं न्यूज चैनल में देख रहा था 6,200 करोड़ रुपए एक बोनस के रूप में हमारे राज्य को स्टेट से मिला है, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो ये बोनस पॉइंट भी हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा
वैसे आज समय की बाध्यता है, इसलिए इस पर और ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन विषय काफ़ी बड़ा है और कभी समय निकालकर इस पर डिबेट करेंगे। लेकिन रिफॉर्म की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अभी भी रिफॉर्म में कुछ हिस्से बाकी हैं जिन्हें अपनाए जाने की ज़रूरत है। अजय गंगवानी जी ने इन्हें महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने रखा। बहुत धन्यवाद आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर बजाज जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और वात्सल्य मूर्ति जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।